नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा करेंगे माधवीपुरी बुच के बारे में, जो 28 फरवरी को सेबी चेयरपर्सन के पद से रिटायर हुई हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने माधवीपुरी बुच को बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल पूर्व सेबी प्रमुख बुच और 5 अन्य ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मुंबई की अदालत के पारित एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग सेबी ने की है। दरअसल ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोपों के घेरे में क्यों है पूर्व सेबी चीफ? पत्रकार श्रीवास्तव के मुताबिक 13 दिसंबर 1994 को उन्होंने और उनके परिजन ने कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड के शेयरों में निवेश किया था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। पत्रकार का आरोप है कि सेबी और बीएसई ने कंपनी के अपराधों की अनदेखी की है और इसे गैरकानूनी तरीके से लिस्ट किया गया है, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई। दरअसल कैल्स रिफाइनरीज को 1994 में लिस्टिंग की अनुमति मिली थी और अगस्त 2017 में ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दिया गया। यह शेयर आज तक सस्पेंडेड है। शिकायतकर्ता सपन श्रीवास्तव के क्या है 3 आरोप? जी हां, यह बड़ी गंभीर बात। सेबी के अधिकारी ने नियमों की अनदेखी की, इसलिए वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सके। बाजार में हेराफेरी की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति क्यों दी गई? जी हां, ये तीनों आरोप दरअसल ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव ने लगाया है और इसके डिफेंस में सेबी ने क्या कहा है वो सुनना काफी दिलचस्प है। सेबी ने कहा है बुच और तीनों होल्ड टाइम मेंबर्स उस समय 1994 में अपने संबंधित पदों पर नहीं थे। सेबी ने यह भी कहा कि अदालत ने सेबी को तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का मौका दिए बिना आदेश पारित कर दिए। तीसरा डिफेंस दिया सेबी ने कि आवेदक आदतनवादी है, मतलब हैबिचुअल लिटिगेंट है। पिछले आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया था। इस पूरे मामले में माधवी बुच समेत 6 जिन लोगों पर एफआईआर का आदेश हुआ है, उनके नाम इस प्रकार हैं। तो ये जान लीजिए ये 6 कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर का आदेश हुआ है। सेबी के पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच, सेबी के होल्ड टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश चंद्र वार्ष्णे, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ सुंदर रमन राम मूर्ति। जी हां, ये सारे नाम हैं जिनके ऊपर एफआईआर के आदेश विशेष अदालत ने दिए और अदालत ने कहा एसीबी को कि 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जाए। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये माधवी बुच जो कि 28 फरवरी को रिटायर हुई हैं, ये कौन है? आईसीआईसीआई बैंक से करियर 1989 में शुरू करने वाली बुच 2007 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हैं। वे फरवरी 2009 से मई 2011 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी। 2011 में सिंगापुर चली गई और वहां उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। माधवी के पास फाइनेंशियल सेक्टर में 30 साल का लंबा अनुभव है। 2022 में उन्होंने सेबी का चेयरपर्सन उन्हें बनाया गया। माधवी बुच पर हिंडनबर्ग ने भी 2 गंभीर आरोप लगाए थे। जी हां,
गंभीर आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग और उस समय काफी चर्चित हुआ था। आपको मालूम है विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाया था। हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी की बात कही गई थी। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। बुच 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयर धारक बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह इसकी मालिक रहे। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर पति के नाम ट्रांसफर कर दिए। जी हां, इस तरह के आरोप लगे और आरोप यहीं पर नहीं थमा। कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व सेबी चीफ पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कहा था कि माधवीपुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। हालांकि सेबी चीफ और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने आरोपों को नकार दिया। बैंक ने कहा कि बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया, उन्होंने सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिए। अब सवाल उठता है कि सेबी चीफ माधवी बुच 28 फरवरी को अपने पद से रिटायर हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला सेबी चीफ बनाया है। 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी अगले 3 साल के लिए तुहिन कांत पांडे इस पद पर बने रह सकेंगे। अब सवाल उठता है कि सेबी है क्या? सेबी भारतीय शेयर बाजार पर रखने वाली संस्था है। सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इसका काम शेयर बाजार के काम को नियंत्रित, निगरानी और देखरेख करना है। सेबी वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। दरअसल 1988 में सेबी को एक गैर सांविधिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1992 में सेबी अधिनियम ने इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की जो इसे प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए ताकतवर बनाती है। तो आप समझ सकते हैं सेबी की ताकत क्या है। अब यह कहा जाता है कि सेबी की स्थापना क्यों की गई। दरअसल आपको बता दें कि 1980 में पूंजी बाजार में जोरदार वृद्धि हुई। निवेशकों के बढ़ते संख्या की वजह से कंपनियों, शेयर बाजार के दलालों, मर्चेंट बैंकरों द्वारा गड़बड़ किया जाने लगा। इसमें मूल्य हेराफेरी, नए मुद्दों पर अनौपचारिक प्रीमियम शेयर, बाजार के नियमों और विनियमों का उल्लंघन, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करना, अनौपचारिक निजी रिप्लेसमेंट, शेयरों की डिलीवरी में देरी शामिल था। इसलिए भारत सरकार ने सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से एक स्वतंत्र विनियामक निकाय की स्थापना की, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के रूप में जाना जाता है। 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया और 21 फरवरी 1992 को सेबी को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जा सका। अब आप जानना चाहेंगे कि सेबी के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष पर आरोप है, और इसके सदस्य कौन कौन है। सेबी प्रबंधन में 9 बोर्ड सदस्य होते हैं और वो इस प्रकार बनते हैं। भारत सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। 2 केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी सदस्य होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि होता है। विशेष 5 सदस्यों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है और 5 सदस्यों में से 3 पूर्णकालिक
सदस्य होते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि सेबी की शक्तियां क्या हैं, क्यों सेबी जरूरी है, रेगुलेटरी बॉडी है और इसकी जिम्मेदारी क्या है। सेबी के पास व्यापक विनियामक और जांच शक्तियां हैं, जिनमें उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का अधिकार भी शामिल है। सेबी स्वनियमन संगठनों के गठन को बढ़ावा देता है। यह दूसरों के खिलाफ ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक ब्रोकर और मोशन बैंकर्स की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेबी नए ब्रोकर, वित्तीय सलाहकार आदि के पंजीकरण का भी प्रभारी है। सेबी के पास दलालों, निवेशकों और डीलरों को लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति है और बिना लाइसेंस के वे बाजार में व्यापार नहीं कर सकते हैं और इसके पास उन दलालों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है जो धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होते हैं। सेबी की अन्य शक्तियों में कंपनी के विलय, अधिग्रहण और अधिग्रहण को नियंत्रित करना शामिल है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां पूंजी बाजार में एकाधिकार बनाना चाहती हैं। इस प्रकार सेबी यह सुनिश्चित करता है कि सभी विलय और अधिग्रहण बाजार के विकास के लिए हैं या नहीं। अब आप जानना चाहेंगे कि सेबी के उद्देश्य क्या हैं, सेबी क्यों बनाया गया, और इसमें जो 9 बोर्ड के सदस्य होते हैं ये तो हमने आपको बताया ही। हम सभी के लिए अपने निवेश की सुरक्षा के बारे में आश्वासन ही यह तय करने का कारक होता है कि हम कहां निवेश करें। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि शेयर बाजार में निवेश सुरक्षित है और इसमें कोई खामियां नहीं है? और यहीं पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भूमिका आती है। तो हमने आपको बता दिया कि क्या उद्देश्य है। अब उद्देश्य इस प्रकार होते हैं: स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना ताकि उसका व्यवस्थित कार्य सुनिश्चित हो सके, निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा उन्हें मार्गदर्शन एवं शिक्षा प्रदान करना, मूल्य हेरफेर, अंदरूनी व्यापार आदि जैसी व्यापारिक गड़बड़ियों को रोकना तथा बाजार में निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना, मध्यस्थों को प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने के लिए उनके लिए आचार संहिता और निष्पक्ष व्यवहार विकसित करना और लागू करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आपको बताया। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि सेबी के बाजार नियामक दिशा निर्देश क्या है। निवेशकों की सुरक्षा सेबी का प्राथमिक ध्यान है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं जिनका बाजार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए, और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर सेबी अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसका एक उदाहरण सेबी द्वारा निर्धारित ब्लैक आउट अवधि है। सेबी द्वारा इनसाइड ट्रेडिंग निषेध पीबीआईटी नियम के अनुसार यदि किसी कंपनी के बारे में कोई महत्वपूर्ण समाचार घोषित किया जाना है तो उस कंपनी का कोई भी कर्मचारी उस समाचार के सार्वजनिक होने की तिथि से 48 दिनों की अवधि तक उस कंपनी के शेयरों में ना तो व्यापार कर सकता है और ना ही निवेश कर सकता है। खबर आने के समय से 48 दिनों की इस अवधि को ब्लैकआउट अवधि कहा जाता है। यह निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्धारित किया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को अनुचित लाभ न मिल सके। अब सेबी निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने और सभी निवेशकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वे बड़े हों या छोटे, विदेशी हों या घरेलू। सेबी के आगमन से पहले शेयर बाजार अव्यवस्थित था और अक्सर अनियमितताएं और गलत व्यवहार
होते रहते थे। इसलिए आपको पर्पस भी बता दिया, उद्देश्य क्या था, किस तरीके से ये रेगुलेट करता है, तमाम तरह की बातें आपको बता दिया, और जिससे आप समझ सकते हैं कि जो आरोप लग रहा है उस पर सुनवाई कल होनी है। विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। सेबी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और निश्चित तौर पर कल यानी कि 4 तारीख को हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। तो फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।